दोस्तों इस बात में तो अब कोई भी शक नहीं है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार कई महीनों तक चलने वाली इस जंग पर जितना बड़ा और जितना तेजी के साथ असर यमन के हूती लोगों ने डाला है, इतना किसी ने भी नहीं डाला है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो हमेशा की तरह ही ये माना जा रहा था कि कुछ दिनों तक चर्चाएं होंगी, बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे को धमकियां देंगी, मगर फिर ये सिर्फ एक लोकल वॉर बनकर ही रह जाएगी और लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे और गाजा के अंदर लगातार जंग चलती रहेगी। मगर बहुत जल्द ही ये सारे के सारे ही दावे गलत साबित हुए, क्योंकि आज लगभग 5 महीने का एक लंबा अरसा गुजरने वाला है। उसके बावजूद भी इसराइल और फिलिस्तीन का ये मुद्दा ग्लोबल इशू बना हुआ है, पूरी दुनिया के मीडिया पर हावी है। साथ ही साथ दुनिया के लगभग सारे ही ताकतवर और असरदार देश इस जंग में आज तक इन्वॉल्व नजर आते हैं, अब वो चाहे एक्शन के जरिए से हो या फिर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के जरिए से हो। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ यमन के हूती लोगों की उन कार्रवाइयों के जरिए से जो उन्होंने लगातार एक के बाद एक समुंदर में अंजाम दी। रेड सी में जैसे ही ये सारी कार्रवाइयां शुरू हुई थीं, पूरे ही वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हलचल मच गई थी, क्योंकि हो ना हो पूरे ही यूरोप और पूरे ही वेस्टर्न वर्ल्ड का इस रूट के साथ अपना बेनिफिट जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि ये सारे ही देश न सिर्फ आज तक इस जंग से नजरें चुरा पा रहे हैं, बल्कि इनके मीडिया को भी ये टॉपिक लगातार पकड़ के रखना पड़ रहा है। इवन हद तो तब हो गई थी कि जब यूके और यूएसए जैसे देशों को अपने दोस्त इसराइल की मदद के लिए इस जंग में डायरेक्ट कूदना तक पड़ गया था। दोस्तों आपको याद होगा कि शुरुआत में यमन के हूतियों की तरफ से सिर्फ ये ऐलान किया गया था कि वो इसराइल को जाने वाले सारे जहाजों को रोकना शुरू करेंगे और अगर वो नहीं रुकेंगे तो उनको टारगेट किया जाएगा। जैसा कि इन लोगों ने टारगेट किया भी, नतीजा ये हुआ कि अब ज्यादातर जहाजों ने इसराइल जाने से ही मना कर दिया। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो हालात और भी बुरे होते चले गए, क्योंकि यूके और यूएसए जैसे देशों ने जब इसराइल की सपोर्ट में इस जंग में कूदने का फैसला किया और यमन के ऊपर तेजी दिखानी शुरू की, तो जाहिर है दूसरी तरफ से यमन के हूती लोगों ने अब इनको भी अपनी लिस्ट में शामिल किया और इनके जहाजों को भी टारगेट किया जाने लगा। हालात इतने बुरे हो गए कि अब दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी और मशहूर शिपिंग कंपनीज हैं, यानी जिन कंपनीज के जहाज ही दुनिया का ज्यादातर सामान एक से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, इन सब ने इस रास्ते को ही यूज करने से मना कर दिया और इन सब ने अब एशिया से यूरोप जाने के लिए या यूरोप से एशिया की तरफ आने के लिए रेड सी की बजाय अफ्रीका से पूरा घूमकर जो लंबा रास्ता है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो रास्ता न सिर्फ लंबा और महंगा ही है बल्कि हद से ज्यादा रिस्की भी है। इसका पहला असर तो जाहिर है यूरोप पर ही पड़ा, क्योंकि इन कंपनीज ने लंबा रास्ता तय करने की वजह से अपने रेट भी कई गुना बढ़ा दिए। सीधे तौर पर यूरोप में हद से ज्यादा महंगाई बढ़ी। मगर यूरोप के अलावा यहाँ पर दो और भी ऐसी ताकतें हैं कि जो यमन के हूतीस की इन कार्रवाइयों का सबसे बड़ा शिकार बनी, यानी कि जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा परेशानी हुई। इन दो ताकतों में से तो पहली ताकत का नाम इसराइल ही है, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही गैस कर लिया होगा। मगर जो दूसरी ताकत है वो दरअसल एक मुस्लिम देश है। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, बल्कि अगर मैं ये भी कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यमन के हूतीस की कार्रवाई का जितना असर इसराइल के ऊपर पड़ा है उससे कहीं ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा असर इस मुस्लिम देश पर पड़ा है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है बहुत जल्द ही इस मुस्लिम देश का इकोनॉमिकली पूरी तरीके से दिवालिया निकल जाए। दरअसल दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इजिप्ट की, कि जिसको मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। अरब दुनिया का एक काफी ऐतिहासिक, मशहूर और बड़ा देश। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों से ही मिस्र की हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई से तो जनता परेशान है ही, साथ ही साथ इसके राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी के मेगा प्रोजेक्ट ने पूरी इकोनॉमी को भी डामाडोल कर रखा है। देश लगातार कर्ज लेता जा रहा है, जिसकी वजह से बाहरी कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। इवन इसकी जो करेंसी है वो पिछले सिर्फ 2 साल के अंदर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 50% के करीब गिर चुकी है, जो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन तमाम चीज़ों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माली तौर पर इजिप्ट पिछले कई सालों से लगातार बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। मगर बची कुची कसर उस वक्त भी पूरी हो गई कि जब 7 अक्टूबर के दिन इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बड़ी जंग का आगाज हुआ और मिस्र के ऊपर असली मुसीबतों का पहाड़ तो उस वक्त टूटा कि जब यमन के हूतीज लोगों ने रेड सी के अंदर ही अपनी कार्रवाइयों को शुरू कर दिया। धीरे धीरे रेड सी यानी कि लाल सागर के अंदर से
से सारे जहाज गायब होते चले गए, जो मिस्र के लिए किसी बड़े डरावने ख्वाब से कम नहीं था। दरअसल मामला ये है कि अगर आप लोग वर्ल्ड मैप की अच्छी समझ रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जहाज रेड सी के जरिए से एशिया से यूरोप जाते हैं या यूरोप से रेड सी के जरिए से एशिया में आना चाहते हैं तो उनको मिस्र से होकर ही गुजरना पड़ता है, क्योंकि रेड सी यानी कि लाल सागर डायरेक्ट यूरोप से कनेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक नहर है कि जो रेड सी को यूरोप में मौजूद मेडिटेरियन सी के जरिए से कनेक्ट करती है। ये वही नहर है कि जिसको हम लोग सुइस कैनाल के नाम से जानते हैं, जो मिस्र के अंदर मौजूद है और आज से लगभग 100-150 साल पहले हमारी दुनिया के इंसानों के द्वारा ही बनाई गई थी। फिलहाल ये नहर मिस्र के लिए कोई आम नहर नहीं है, बल्कि ये तो उसकी इकोनॉमी में हमेशा से एक बड़ा किरदार अदा करती आई है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस नहर की वजह से हमारे इस इतिहास में कई बार बड़ी बड़ी जंगें तक हो चुकी हैं। हर दिन दुनिया भर के जितने भी जहाज इस नहर से गुजरते हैं, मिस्र की गवर्नमेंट की तरफ से उनसे टैक्स के रूप में एक मोटी रकम वसूल की जाती है। मगर पिछले 3-4 महीने से लगातार यमन के हुतीस की घेराबंदी की वजह से रेड सी पूरी तरीके से खाली हो चुका है और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वो सुइस कैनाल भी खाली पड़ा हुआ है कि जो इजिप्ट के लिए हमेशा से ही उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स रहा है। खुद उसामा रबी के जो सुइस कैनाल अथॉरिटी के हेड हैं, उनकी तरफ से जनवरी के बिल्कुल शुरू में यानी 12-13 जनवरी के करीब में ये बयान दिया गया था कि इस साल शुरुआती जनवरी के दिनों में जो जहाज गुजरते हैं उनमें पिछले साल के मुकाबले में 40% के करीब गिरावट देखी गई है। यानी सन 2023 में जनवरी के शुरुआत के 10-12 दिनों में जितने जहाज इस इलाके से गुजरे थे, सुइस कैनाल से गुजरे थे, उसके मुकाबले में 2024 के जनवरी के शुरुआती 10-12 दिनों में 40% के करीब जहाज कम गुजरे हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका ये बयान उस वक्त आया था कि जब यमन के हूती रेड सी के अंदर सिर्फ गिने चुने जहाज़ों को ही टारगेट कर रहे थे और बहुत सारे जहाज ऑलरेडी गुजर रहे थे, वरना फिर उसके बाद तो यूके और यूएसए ने यमन के हुतीस के ऊपर स्ट्राइक करना शुरू कर दी थी। नतीजे में हुती लोगों ने भी अब समुद्र के अंदर अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया था और हालात इतने ख़राब हुए कि उसके बाद मानो ये पूरा समुद्री एरिया ही जहाज़ों से खाली हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो 40% का आंकड़ा था अब शायद 80-90% के करीब तो पहुंच ही गया होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि भले ही सुइस कैनाल के जरिए से इजिप्ट का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन वो इजराइल से बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जैसा कि लगातार खबरों से जाना है कि इकोनॉमिकली हुतीस की वजह से इजराइल को बड़ा नुकसान तो हुआ ही है, बल्कि उसके तो कई इलाज जैसे पूरे के पूरे शहर ही वीरान हो गए हैं। तो दोस्तों, इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई है कि इजराइल का नुकसान सबसे बड़ा है, मगर यहाँ पर फर्क यही है कि इजराइल इन सारी चीजों को आसानी के साथ फिक्स कर लेगा। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें तो उसने जंग के दौरान ही फिक्स कर ली, जैसा कि आपने ऑलरेडी ये पढ़ा या सुना ही होगा कि बहुत सारा खाने पीने का ऐसा सामान कि जो रेड सी में हुतीस की वजह से इजराइल तक नहीं पहुंच पा रहा था, उस सामान को यूएई, सऊदी अरबिया और जॉर्डन जैसे देशों से ट्रक वगैरह के जरिए से यानी ज़मीनी रास्ते को इस्तेमाल करके पहुँचाया गया था। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा और बहुत सारा नुकसान हुआ भी है, उन सब की भरपाई करने के लिए जाहिर है उसका सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका तैयार बैठा है। जंग खत्म होते ही जब वो और सारे मामलों में इजराइल की मदद करेगा तो इन सारी चीज़ों को भी सॉर्ट आउट कर ही देगा। मगर सवाल यही खड़ा होता है कि इजिप्ट की जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी लड़खड़ा ही रही थी, वो अब इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहैब लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।